Good evening to all. Now start chemistry. Write down heading expression for Bohr radius. Expression for Bohr radius, यानी जो हम रेडियस निकाल रहे थे आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसका एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे निकल के आता है। तो दिस वन इज ए पार्ट ऑफ 11, तो इसका मैं डेरिवेशन करवा दे रहा हूं कि ये कैसे डेराइव हो गया। फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखवाया था, तो ध्यान से देखना। तो ये डेरिवेशन करवाने के पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि इसलिए डेरिवेशन करवा रहा हूं ताकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो तुम लोग को याद होगा कि जब मैं रदरफोर्ड पढ़ा रहा था तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, उसने बोला रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेलोसिटी है और रिवॉल्व कर रहा है, तो हर चीज, जितने भी चीजें हैं वो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक समय उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और वो कंटिन्यूअस उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और जीरो होते होते मतलब कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि स्पाइरल पाथ बनाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। क्योंकि हर चीज अगर वेलोसिटी है इसके अंदर तो इसका काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जब है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को घूमते घूमते रेस्ट में भी तो आना चाहिए, क्योंकि हर चीज अगर घूम रहा है तो उसमें तो एनर्जी लॉस होगा ही होगा। और आफ्टर लूजिंग द एनर्जी, आफ्टर losing the energy, it become in rest, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता नहीं है। तो ये रदरफोर्ड से बातें पूछा गया, तो रदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था। कोई स्पाइरल बनाते हुए क्यों नहीं गिरना चाहिए, रेस्ट में क्यों नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अपने पाथ पे कंटिन्यूअस क्यों घूम रहा है। तो ये क्लियर हो गया। ये किससे पूछा गया? रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड से क्या पूछा गया? अगर हम भी चल रहे हैं, हमारे अंदर अगर मोशन है, तो हम ना कभी रुकेंगे। ऐसे थोड़ा कि दिन भर घूमते रहेंगे, हम भी कभी ना कभी रुकेंगे, यानी कभी ना कभी रेस्ट में जरूर आएंगे। इलेक्ट्रॉन लेकिन कभी रेस्ट में आता नहीं है। तो रदरफोर्ड का जवाब इसके पास नहीं था कि रेस्ट में क्यों नहीं आ रहा। हाँ, तो इसका आंसर जब रदरफोर्ड से बोला गया, तो दिस वन इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। याद रखना, ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक समझ में आ गया था ना? बाकी चीजें सब कुछ सही से बताया था। और रदरफोर्ड का दूसरा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं उस समय बोला या लिखवाया होगा कि ड्रॉबैक क्या है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जंप होना, एक्साइटेड होना, डी एक्साइटेड होना, लाइट इमिट करना, लेमडा सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये जो मेन दो ड्रॉबैक निकल के आता है रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड could not explain hydrogen spectrum, and second one is
Why electrons will not fall in nucleus? Because हर पार्टिकल के पास अगर वो काइनेटिक एनर्जी है तो एक दिन उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के बाद वो रेस्ट में आना चाहिए और न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। तो कोई चीज कंटिन्यूअस घूम रहा है तो घूमते 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 उसका एनर्जी कम होना चाहिए, और एनर्जी कम होगा तो धीरे 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 अपना पाथ छोटा करता जाएगा और एक समय रेस्ट में आ जाएगा। तो क्यों नहीं ऐसा होता है? तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, इसीलिए इसका पहला ड्रॉबैक ये होता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इसने नहीं डिस्कस किया था। तो ये 2 पॉइंट लिख लो पहले आप, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक लिख लेना, क्या लिखोगे? Why electron will not fall in nucleus? Why electron will not fall in nucleus? Why electron will not fall in nucleus? For making a spiral path. For making a spiral path. इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहा है तो घूम ही रहता है, रुकता नहीं हो, स्पाइरल पाथ नहीं बनाता है। सेकेंड वन इज रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड होना, डी एक्साइटेड होना, प्रिज्म से पास करने के बाद लाइन स्पेक्ट्रम मिलना, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लेमडा निकालना। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिरता है? तो उसका जवाब अब सुनो, उसका जवाब बोर ने दिया। उसका जवाब बोर ने दिया। बोर ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इस प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अगर कोई तुम मान लो एक रोप ले लो और इस रोप में आप उसको घुमाओ यहाँ पर खड़े होके, और घुमाने के बाद अगर छोड़ोगे तो ये स्टोन है, स्टोन किधर भागेगा? बाहर की तरफ। छोड़ोगे तब भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। तो ऐसे क्यों नहीं भाग रहा है? वो भागना चाहता है बाहर, लेकिन ऐसे भाग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं भाग पा रहा है? जो रोप से बांधे उसमें टेंशन लग रहा है, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो भागना चाहता है बाहर, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। और दोनों फोर्स, अगर थोड़ा सा ही फोर्स तुम रोप को लूज किए तो वो सर्कुलर पाथ नहीं बनाता है। तो ये फोर्स जब तक दोनों, अगर फोर्स कम करते गए ना तो ये धीरे धीरे लूज होता चला जाएगा। जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस है तब तक वो कंटिन्यूअस अपने पाथ पे से घूमता रहेगा। तो जो हम रोप से बांधते हैं तो रोप एक अंदर की तरफ फोर्स खींचता है और बाहर जाना चाहता है, तो उस बाहर को ये रोप बैलेंस करके रखता है और वो पाथ पे घूमते रहता है। ठीक है, तो यहां तो रोप है नहीं कि रस्सी से बांध के इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया जा रहा है। यहां पर क्या है? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन रोप के द्वारा नहीं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अपोजिट चार्ज के बीच में, तो एक अट्रैक्शन लग रहा है और एक अट्रैक्शन, ये बाहर जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ये यानी एक फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस बना रहेगा तब तक ये अपने पाथ पे कंटिन्यूअस घूमता रहेगा। जब ये डिसबैलेंस हो जाएगा ये तुरंत गिर जाएगा। यानी दोनों फोर्स जब तक बैलेंस बना रहेगा तब तक ये घूमता रहेगा। बाहर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसा बोला जाता है कि व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर बैलेंस टू ईच अदर देन इट कंटिन्यूअस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इफ one of the force will be disbalanced then it fall in nucleus। इसको इस बारे में बताया बोर ने और इसी के ऊपर सब कुछ अपना एक्सपेरिमेंट निकाल के दिया। टेंजेंटियल डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट। मींस सेंट्रीपिटल फोर्स गिव ए रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वो काइनेटिक एनर्जी तो देता ही देता है, साथ में काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख रहा है। वो काइनेटिक एनर्जी कभी कम ही नहीं होने दे रहा है। तुम जब तक रोप से बांध के ऐसे घुमाओगे वो कंटिन्यू घूमता जाएगा, जब तक दोनों में डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा, जब तक डिसबैलेंस नहीं होगा तब तक वो घूमता ही रहेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो बोर ने बताया कि दो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, और दोनों कंटिन्यू बैलेंस रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे कंटिन्यूअस एक ही एनर्जी से घूमता रहता है। कोई भी अगर डिसबैलेंस हुआ तुरंत गिर जाएगा, लेकिन ये डिसबैलेंस होता ही नहीं। तो यहां पर जो फोर्स लगता है वो रोप के द्वारा फोर्स लगाया गया है और बाहरी साइड सेंट्रीफ्यूगल लगा हुआ है, और यहां इसको भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। जो देखे होगे इसमें सर्कस में जो मौत के कुआं में बाइक ऐसे ऐसे नचाता हो, ऐसे बाइक जो है इसके ऊपर पूरा वो घुमा देता है, तो उसके अंदर यही फोर्स काम करता है। ठीक है, तो हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिर रहा, तो सिंपल सा उसका जवाब है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का हम वैल्यू निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया ना, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फॉल इन न्यूक्लियस बिकॉज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आर इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to centrifugal force. Centripetal force are equal to centrifugal force। इसलिए नहीं गिरता, काइनेटिक एनर्जी उसका मेंटेन बना के रखेगा। चलो अब हम थोड़ा सा इस फोर्स का डेटा के बारे में बात करते हैं, कौन कितना आएगा। तो पॉइंट नंबर 3, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इस फोर्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये फोर्स इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में लगने वाला फोर्स है, यानी इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स, और यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, जिसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, और उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, तो दिस वन इज प्रोटॉन और दिस वन इज इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो बराबर होता है।
तो इसको हम मान लेते हैं Q1, मतलब चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। चार्ज Q1, ध्यान से सुनना थोड़ा, चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल टू के इज कांस्टेंट, Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। दिस वन इज, ये फिजिक्स में पढ़ते हम, तो आगे चल के इसको पढ़ोगे, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r। के इज कांस्टेंट, Q1 इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड r इज डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ के लिए हम रेडियस बोल सकते हैं। हाँ, के का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो आगे लिखवा रहा हूं, पहले 1 बाय 1 स्टेप सीखते चलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चलो थोड़ा सा हम पॉइंट नंबर 3 में और बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के Q1 Q2 अपॉन r²। ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 3 को हम आगे इलेबोरेट कर रहे हैं। अब मान लो, अब एटम तो कोई एक एटम नहीं लेंगे, तो एक कॉमन सा एटम के लिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा न्यूट्रल एटम के लिए। तो मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां मान लो 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? 10 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? क्या 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या नहीं होगा? हाँ, भले अपोजिट चार्ज होता है, वो मान के चलते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का चार्ज बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर मान लो 20 प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम के लिए, तो चार्ज कितना होगा? क्या 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या नहीं होगा? इसका मतलब अगर हमें जनरलाइज करके लिखना होगा, कोई एक पर्टिकुलर एटम के लिए नहीं, हम क्या लिख सकते हैं? अब एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसका चार्ज इतना है इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो चार्ज इतना है। अगर एटॉमिक नंबर जेड है, यानी उसके अंदर जेड प्रोटॉन होगा, जेड प्रोटॉन होगा, और जेड प्रोटॉन होगा तो जेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज। तो ये सेंटर का हमने क्या निकाल दिया? ये सेंटर का हमने चार्ज निकाल दिया। कोई डाउट इसमें? और ये जनरलाइज है, किसी भी एटम के लिए लेना है तो ले सकते हो। कैल्शियम पकड़ लो, सोडियम पकड़ लो, उसका एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। तो दिस वन इज ए वैल्यू ऑफ Q1। तो हमने Q1 का वैल्यू निकाला। इसमें कोई डाउट? Q1 का वैल्यू जनरलाइज करके हमने कैसे निकाला? क्योंकि Q2 का वैल्यू आसान है। ओके, अब हमें निकालना है, तो ZE यहां पर है। अब मैं मत सोचना कि ये चार्ज रिपल्सन, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज हमने लिया है। तो हमने यहां जितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं बोल के हम चार्ज ZE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन हम एज्यूम कर रहे हैं। हम एक ही इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर नहीं, हम एक इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला जाता है। ठीक है, तो दिस वन इज Q1 और दिस वन इज Q2। तो पॉइंट नंबर 3 को आगे इलेबोरेट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू के, Q1 का वैल्यू ZE और Q2 का वैल्यू E अपॉन इस दोनों का बीच का डिस्टेंस R²। अगर हम और
इसको एलिब्रेट करना चाहते हैं, मतलब अलग से लिखना चाहते हैं, तो k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब फिजिक्स में आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। क्लियर हो गया? तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया ना। पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। सेंट्रीपिटल तो हमने निकाल दिया, अब सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल का जो वैल्यू होता है, सेंट्रीफ्यूगल का जो वैल्यू होगा, इसको और थोड़ा सा ऐसे लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू kZe²/r²। यहां तक किसी को डाउट? पॉइंट नंबर 3। ओके, देखो यहां पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में दो फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। तो हम पहले सेंट्रीपिटल का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल किसके बीच में लगने वाला है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे? दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कूलम्बिक फोर्स बोलेंगे, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला चार्ज, और इस चार्ज का वैल्यू फिजिक्स में हम पढ़ेंगे k Q1 Q2 अपॉन r²। k कांस्टेंट है, Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, r इज डिस्टेंस बिटवीन अमॉन्ग देम। अब थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करके लिखना चाह रहे हैं Q1 का वैल्यू को। तो अगर 10 प्रोटॉन है किसी एटम के पास, यानी एटॉमिक नंबर 10 है, तो उस पे 10 पे चार्ज क्या लिखेंगे? तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो बराबर होता है, बट डिफरेंस क्या है? उसके मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं, साइन अलग अलग होते हैं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना चार्ज प्रोटॉन का होता है, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम केवल बात करेंगे। तो 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? इतना होगा ना, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा कि नहीं होगा? अगर 20 है तो चार्ज कितना होगा? 20 इंटू 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, होगा या नहीं होगा? अब ये 1.6 को हम जानबूझ के यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिखो, नहीं भी लिखो तो चलता है, बरोबर है क्या? बट यहाँ पर एक जैसा बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई उसका रूल नहीं है, तुम जितना मर्जी नहीं भी लिखो तो चलता है। बट Q1 का मीनिंग जानना है कि Q1 क्या है। तो Q1 इज चार्ज ऑन प्रोटॉन है, बस इतना जानना है। ऐसा नहीं कि इसी टर्म में हम लिखेंगे तो सही है, बट बुक में ऐसा फॉलो करता है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। अदरवाइज Q1 इज चार्ज ऑन प्रोटॉन डायरेक्ट भी लिखो तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां अगर 10 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 10 है, तो चार्ज इतना आ गया। 20 प्रोटॉन है तो 20 पे चार्ज इतना आ गया। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखना चाहें, या एटॉमिक नंबर Z है तो चार्ज कितना आएगा? Z इंटू 1. Z मतलब एटॉमिक नंबर Z है तो उतना प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन हम पहले प्रोटॉन का चार्ज निकाल रहे हैं, Q1 का वैल्यू निकाल रहे हैं ये। तो क्यों ना मैं इसके बदले E लिख दूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज है। क्यों नहीं मैं इसके बदले इलेक्ट्रॉन्स लिख दूं, तो ZE, क्योंकि ये तो वैल्यू फिक्स है ना, एक कॉमन किसी के लिए हमने लिख दिया।
अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क गिरता नहीं है। दिस वन इज Q1, और Q1 का वैल्यू ऐसे नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। तुम चाहो तो उस प्रोटॉन का वैल्यू को लेके और मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो प्रोटॉन का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये वाला वैल्यू? Q1 का वैल्यू कैसे हमने लिया? तो K Q1, तो दिस वन इज Q1, चार्ज ऑन प्रोटॉन। Q2, this one, R square, distance between among them। K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इतना लिया जाता है। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दिया हमने, इसीलिए किया था कि ताकि सिंपलीफाई हो जाए, एक जैसा दिखे। ये थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऐसा कर दिया। कोई रूल नहीं है कि हमें Q1 का वैल्यू Z ही पकड़ना है, तुम्हारा मर्जी। तुम प्रोटॉन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हो तो एक इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने रटे रटाई चीजें इसने बोल दिया कि Z ही लिखना, नहीं लिखना है तुम्हें। Q1 लिखो और यहाँ Q2 लिखो, बात खत्म। Q1 पे चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखना है। जैसे दो न्यूमेरिकल से बता दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा है सोडियम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो K लिखेंगे इनटू सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन यानी 11 प्रोटॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन R²। हमारा मर्जी, हम नहीं लिखेंगे, लेकिन बाद में वही बातें हो जाएगी। हम 11 प्रोटॉन पे चार्ज कितना लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R²। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों का साइन प्लस और माइनस अलग अलग नहीं ले रहे हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? K इंटू 11। ये दोनों स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? स्क्वायर हो गया। तो क्यों ना हम इस 11 को जनरलाइज कर दें, क्यों ना हम इसके बदले Z लिखें? then total charge of electron will be total charge, टोटल एक इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला जाता है, पर इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है। दिस वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन, नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि ये सारे प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो दूसरे पे अलग से निकाला जाता है। यानी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ध्यान रखना। इसलिए ZE नहीं लिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाएगा? अब ये 11 प्रोटॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। तो खींचने वाला तो प्रोटॉन है ना, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो पहले इसका फोर्स निकाल दिया जाएगा, फिर इसका फोर्स निकाल दिया जाएगा, क्योंकि खींचने वाला 11 है और इधर 2 अलग अलग है, 2 अलग अलग है। तो इस पे पर्टिकुलर निकाला जाएगा, इस पे पर्टिकुलर, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स और इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स, इसीलिए प्रोटॉन एक साथ लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लिए जाते हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्यों लिया गया है? क्योंकि सब प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो सब प्रोटॉन मिलके इसको खींच रहा है, सब प्रोटॉन मिलकर इसको खींच रहे हैं, तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर खींच रहे हैं, इसलिए पर इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया? पर इलेक्ट्रॉन। और ये ZE क्लियर हो गया। 11 के बदले Z लिख देंगे क्योंकि वही वैल्यू आया है ना। अब जनरलाइज करना है तो Z लिख दो, और इसको इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये स्क्वायर बन जाएगा, तो इसके बदले E² लिख देंगे हम, KZE² हो जाएगा। ये मेरे को बताओ, इतना टर्म क्लियर हुआ? इसको बदले हम KZE²/R² लिख देंगे। दिस वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन। सबको क्लियर हुआ या फिर से बताना है?
ओके तो मान लो यहां पर 20, यहां पर कैल्शियम है, तो 2-3 क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ते हैं। के टर्म में आंसर बताना है और आर के टर्म में बताना है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द, राइट डाउन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन find the force of attraction of electron, sorry, of atomic number Z equal to 30. Find the force of attraction of atomic number Z equal to 30, Z equal to 30। आपको K और R नॉर्मली मानना है, तो बताओ कितना होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा। कोई कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें K और R के टर्म में बताना है वैल्यू। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जिंक के लिए बोला जा रहा है, तो जिंक के पास 30 प्रोटॉन है और हमें 1 इलेक्ट्रॉन्स पे निकाला जाता है, तो रेडियस R मान लेंगे, तो दिस वन इज Q1 और दिस वन इज Q2, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 कितना है 30 प्रोटॉन है, तो 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 कितना है इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन R स्क्वायर। अब इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिखे, अगर इसको हम लिखें, ये क्या आ गया, इसको कैलकुलेट नहीं करना आपको, बस टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं कैसे लिखा जाता है। तो अब मैं अगर डायरेक्ट लिखता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 नहीं लिख के मैं ऐसा लिखता KZE²/R²। अगर ये फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट लिखता तो क्या होता K इंटू जेड का वैल्यू क्या है 30 और E² बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाई R²। तो चाहे मैं समझ के लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। R इज रेडियस, यही तो बोर ने कैलकुलेट किया है। R रेडियस, हम हमारा एक्सप्रेशन फॉर बोर रेडियस, हम यही तो R निकालेंगे आगे चल के। इसी को R को तो हमें फाइंड करना है। R मैं वैल्यू नहीं पुट करवा रहा हूं, अब ये तो ये जो स्टेप नंबर 3 था, स्टेप नंबर 3 को हम एलिब्रेट किए, अब ये स्टेप नंबर 4 आएगा एक। अब जब स्टेप नंबर 4 आएगा तो उसमें हम R के वैल्यू को निकालेंगे। तो अभी एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो कल इसके आगे कंप्लीट करवाएंगे। तो यही रेडियस को बोर रेडियस बोला जाता है। तो अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी इनकम्प्लीट है ये बस मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स लिखने के लिए सिखाया। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कल इसके आगे एक एक्सप्रेशन फिर देंगे दूसरा, जिसपे दोनों का वैल्यू इक्वल करके R निकालेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।